ओके, क्वेश्चन नंबर 6 निकालें जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जी पॉइंट 2, द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स रिलेटिंग टू बिल्डिंग इंक्लूडेड इन पीपी आर एज फॉलोज। पीपी के अंदर, इधर आ जाओ ना, एंड से बैठना शुरू करो। पीपी के अंदर जो बिल्डिंग्स शामिल हैं उनकी डिटेल उसने ये दे दी। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा भाई ये एक बात याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये नहीं होता ओपनिंग WDV। कॉस्ट के ओपनिंग बैलेंस को भी ओपनिंग बैलेंस ही कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब असल में होता है BD, ब्रॉट डाउन। तो कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस होता है, WDV का ओपनिंग बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस होता है। बट द क्वेश्चन इसकी थोड़ी कंफ्यूजन थी, ये कॉस्ट है या WDV। तो सवाल में लिखा हुआ है द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स, यानी पहले कॉस्ट की बात की है इसने, फिर अदर डिटेल की बात की है। द कॉस्ट एंड अदर डिटेल रिलेटेड टू बिल्डिंग आर एज फॉलोज। अच्छा, अब मोहतरम आपके पास सवाल स्टार्ट करते हुए ना जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो ये है कि हमारे साल का एंड है 31 दिसंबर 15। तो हमें ना सवाल में चाहिए 31 दिसंबर 15 ईयर एंड है, हमें सवाल में चाहिए अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1 जनवरी 15। तो सवाल में लिख लें अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 15 की मिसिंग थी। मैंने माना कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 15 की निकल सकती है। कैसे? कि हमें पता है अगर 1 जनवरी 13 को चीज खरीदें तो 1 जनवरी 15 यानी हमारे साल के पहले दिन खड़े होके 2 साल हमारा एसेट इस्तेमाल हो चुका है। तो सबसे पहली जो बात है सवाल में वो ये थी कि सवाल में अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 15 की मिसिंग थी। 2 साल की डेप्रिसिएशन मुझे मालूम करनी है, 2 साल की। 1 जनवरी 13 और 1 जनवरी 15 हमारे साल का पहला दिन है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अब आपकी मर्जी है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाएं, फिर 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक का नाम रखना पड़ेगा एसेट अकाउंट, दूसरे का नाम रखना पड़ेगा अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। या आपकी मर्जी है एसेट और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की जगह एक अकाउंट बनाएं जिसका नाम हो एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू। मेरे ख्याल से मैंने सॉल्यूशन में 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, एसेट अकाउंट अलग बनाया हुआ है और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाया हुआ है। अब एसेट अकाउंट कैसे बनेगा मोहतरम? एसेट अकाउंट अगर मैं कॉस्ट पे बनाना चाहूं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। एसेट अकाउंट अगर मैं कॉस्ट पे, मेरी सारी डिस्कशन अभी हो रही है अकाउंटिंग वालों की, टैक्स वालों की डिस्कशन मैंने अभी शुरू करा। 1 जनवरी 15 BD कॉस्ट बोलें 350। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 15, कॉस्ट इज 30, इट इज सोल्ड फॉर 35। तो 30 अप्रैल 15 को मेरा एसेट क्या हो गया जिसकी कॉस्ट कितनी थी 30, और एडिशन है 1 जुलाई 15 को 40 रुपए की। तो 1 जुलाई 15 40 की एडिशन है। तो 31 दिसंबर 15 को जो भी मेरा कैरिड ऑन आ गया छोड़े इसको। अब मोहतरम इसको अगर मैं सामने रखूं तो मुझे बनाना है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? ये तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट है। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? मुझे 1 जनवरी 15 वाले एसेट्स के बारे में पता होना, 1 जनवरी 15 वाले एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 15 वाले एसेट्स मैंने कब खरीदे हैं। वो लकीली मुझे पता है, वो सवाल में लिखा हुआ है 1 जनवरी 13 को खरीदे हैं। तो जब मैं अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन लिखूंगा तो मुझे चाहिए होगी 2 साल की डेप्रिसिएशन, वहां मुझे 2 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए होगी। तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसमें 1 जनवरी 15 को खड़े होके जो BD होगा 350, अकाउंटिंग वालों का रेट 10% है ना, 5% इंटू 2 ईयर्स, इंटू 2 ईयर्स। जी जवाब दें 35।
अच्छा, अब मुझे चाहिए हजरात डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चाहिए जी, बिल्कुल। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए तो आपको पता है क्या फॉर्मूला यूज होता है, ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स पे अलग से डेप्रिसिएशन आती हैं, एडिशंस पे अलग आती हैं और डिस्पोजल्स पे अलग आती हैं। ओपनिंग कितने हैं जी 350 माइनस, सवाल देखने की बिल्कुल अब जरूरत नहीं, एसेट का टी अकाउंट खुला हुआ सामने, डिस्पोजल्स 30, इन पे पूरे साल का रेट, एडिशंस पे 40 इंटू 5% इंटू 6/12, इस पे 6 महीने का रेट, और डिस्पोजल पे 30 इंटू 5% इंटू 30 अप्रैल 15 तक इस्तेमाल हुए हैं इंटू 4/12, ग्रैंड टोटल क्या आ गया था 17.5. So this is my depreciation for the year. Clear? अब मुझे चाहिए डिस्पोजल्स की अकोमोलेटेड, लेकिन यार डिस्पोजल्स की अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो, डिस्पोजल्स की अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, ये नहीं होती कि सिर्फ इसी साल की चाहिए होती है। इस अकाउंट का नाम है अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिस्पोजल्स की सारे सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे। तो डिस्पोजल्स की सारे सालों की डेप्रिसिएशन निकालने का शॉर्टकट ये है, अब जरा अटेंटिव रहना है आपने, डिस्पोजल की डेट ऑफ परचेज पता होनी चाहिए। मोहतरम सारे ही एसेट आपने यकम जनवरी 13 को खरीदे हुए हैं, क्योंकि ओपनिंग जो एसेट पड़े हुए हैं सारे के सारे यकम जनवरी 13 को खरीदे हैं। पूरा 13, पूरा 14 और 15 का कितना हिस्सा, नहीं मैं बताता हूं 15 का कितना हिस्सा, 15 के 4 महीने 12 में से, तो कैलकुलेटर पे 4 डिवाइडेड बाय 12 करें, 0.30 आ रहा है 0. अच्छा, तो मोहतरम अगर एक एसेट 12 महीने में से 4 महीने इस्तेमाल हुआ तो 1 साल इस्तेमाल हुआ या 0.3333 ईयर इस्तेमाल हुआ? अच्छा, लेकिन 2 साल तो पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, तो मेरे ख्याल से 2.33333 कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे तो पता चलेगा एसेट कितना इस्तेमाल हुआ। कुछ बच्चे गलती से 2.4 लिख देते हैं, नहीं 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 यार, ये 4 का मतलब 2.4 नहीं है, 12 में से 4 महीने एसेट इस्तेमाल हुआ है। तो 12 में से 4 महीने का क्या मतलब है, 4 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना साल इस्तेमाल हुआ, 0.5 ईयर्स इस्तेमाल हुआ या 0.33 ईयर्स इस्तेमाल हुआ? अगर 6/12 होता तो 0.5 ईयर इस्तेमाल होता। अब हम खड़े कहां हैं? हमें चाहिए डिस्पोजल्स की, बोले कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल की कॉस्ट पकड़ें 30 को मल्टीप्लाई करें 5% से और मल्टीप्लाई करें 2.3333 कई दफा जी 3.5। अब बता दें कैरी डाउन क्या आ गया 40 और इधर ऊपर 3। अब जरा सारे अटेंटिव रहिएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये कैरिंग अमाउंट आएगी या टैक्स बेस आएगी? 360 में से 49 माइनस कर देंगे तो क्या आएगी, कैरिंग अमाउंट आएगी। लेकिन करंट टैक्स में अगर मैं चला जाऊं तो अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन उल्टानी पड़ेगी। लेकिन यार अकाउंटिंग वालों का गेन भी तो आ रहा होगा या लॉस भी तो आ रहा होगा, तो एक अकाउंट बनेगा डिस्पोजल, इसमें कॉस्ट क्या जाएगी 30, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी 3.5 और कैश फॉर 35 का बेचा, वट एवर द गेन लॉस में भी इधर आ रहा है 8 पॉइंट। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, P&L क्रेडिट, अकाउंटिंग वालों का गेन है इसलिए इस गेन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। गेन को क्या करना पड़ेगा, आपने कमर्शियल अकाउंट नहीं बनाया, आपने सिर्फ एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना दिया, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे जो आपने बनाया अगर उसका जवाब आ रहा है 360 माइनस 49 तो बिल्कुल सही बने आपका अकाउंट, कोई हर्ज नहीं है और कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इसके। तो हाँ जी, आपने डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया, आपने ब्रैकेट्स के अंदर कैलकुलेशन शो कर दी होंगी, वो भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि आपने सोचा होगा 30 माइनस 3.5, क्या जवाब आया 30 माइनस 3.5 26 पॉइंट, तो आपने कहा 26.5 वाली चीज वर्सेस 35 की बिकी, तो यहां से गेन आ गया। तो आपने डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया तो कोई हर्ज नहीं, डिस्पोजल अकाउंट बनाने के तो मार्क्स नहीं है। लेकिन यार ये सारी बात जरा फैल जाएगी जब हम बात करेंगे टैक्स वालों की।
जब हम टैक्स वालों की बात करेंगे तो थिंग्स विल नॉट बी सो इजी कि हम 2 सालों की डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल लें। इस ब्रॉड डाउन थोड़ा सा हमें टफ टाइम देगा, फिर डेप्रिसिएशन हमें टफ टाइम देगी, और फिर डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन हमें टफ टाइम देगी, क्योंकि WDV मेथड टैक्स वाले यूज कर रहे हैं या स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। लेकिन मोहतरम मेरा यह मशवरा है कि टैक्स वालों के लिए कॉस्ट अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट अकाउंट ये चल जाएगा, ये अकाउंटिंग वालों के लिए भी चल जाएगा और टैक्स वालों के लिए भी चल जाएगा। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस बस शो करने लगा हूं टैक्स वालों की। जहन में क्या रखें आप? जहन में सिर्फ एक चीज रखें, अकाउंटिंग वालों का कॉस्ट अकाउंट वही टैक्स वालों का कॉस्ट अकाउंट भी होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ओके, सबसे पहली जो चीज मुझे चाहिए वो हजरात चाहिए ब्रॉड डाउन। क्या चाहिए? ब्रॉड डाउन। किनका? टैक्स वालों का। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे ब्रॉड डाउन। सो इफ आई कम टू आंसर 6 देन आई विल गेट ये बिल्डिंग का कमर्शियल अकाउंट है टैक्स वालों का, लेकिन इसकी फिगर्स मुझे चाहिए, इसकी फिगर्स मुझे चाहिए, चार वही फिगर्स चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूं? सबसे पहले मुझे चाहिए ब्रॉड डाउन जो कि टैक्स वालों का है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो मुझे कैसे मिलेगा जी हजरात? सिर्फ अब इस अकाउंट को नहीं देखना। बताएं जी, अकाउंटिंग वालों की कॉस्ट ओपनिंग 350, तो टैक्स वालों की भी यही कॉस्ट होगी 350, लेकिन ये किस दिन से किस दिन तक की डेप्रिसिएशन निकालनी है? इस पे 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो 350 को मैंने पकड़ा, ये टैक्स वालों के लिए अब मैं कह रहा हूं, और मैनुअली पहले साल डेप्रिशिएट किया और मैनुअली दूसरे साल डेप्रिशिएट किया। कैसे? 350 इंटू 10%, फिर बीवी आई 315, फिर उसको फिर मल्टीप्लाई किया 10% से, तो इट इज WDV 283.5। लेकिन मुझे 2 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए, मुझे WDV नहीं चाहिए। तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन क्या आ गई? 66.5, 35 में 31.5 is 66. It is my BD accumulated depreciation of BD cost. What is BD cost? 350. What is BD accumulated depreciation? So my guys, this is 66.5. ये 66.5 क्या आ गई? बोले ओपनिंग accumulated depreciation। एज पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, अकाउंटिंग वालों की निकालते हुए मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि मेथड कौन सा था? स्ट्रेट लाइन। अब डेप्रिसिएशन निकालने में ना आपने जरा अटेंटिव रहना है। डेप्रिसिएशन मैं इसी पेज पे निकाल रहा हूं, पेज 366 पे। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी हजरात? डेप्रिसिएशन निकलेगी मोहतरम ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग WDV ऑफ और एडिशंस की, और लेकिन इसके लिए अगर एक मैं वर्किंग कर लूं ना, पहले डिस्पोजल्स की WDVs निकाल लूं और डिप्रिसिएशन इस साल की निकाल लूं, तो वो हेल्प आउट हो जाएंगी चीजें। तो अब मोहतरम डिस्पोजल की कॉस्ट बताएं। 30 2013 में पूरा इस्तेमाल हुआ, 14 में पूरा इस्तेमाल हुआ और 15 में 4 महीने। अब इतनी आसान नहीं है कैलकुलेशन। मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा? थोड़ी सी लेंथी। 30 को पकड़ूंगा, 2013 की डेप्रिसिएशन निकालूंगा, 14 की निकालूंगा और 15 की 4 महीने की निकालूंगा। क्लियर? और ये मेरी आ जाएगी कॉस्ट 30 की, और ये मेरी आ जाएगी WDV। कॉस्ट में से WDV माइनस करूंगा तो 2 साल 4 महीने की अकामुलेटेड। अच्छा यार, इसमें से ना जो फिगर्स उठती हैं वो जरा आपने देखना है। एक मिनट यार, इधर देखो भाई, बातें ना करो। इसमें से ना 3 फिगर्स उठती हैं। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में चली जाती है, क्योंकि ये डिस्पोजल की साल की 4 महीने की डेप्रिसिएशन है। ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में सारे सालों की डेप्रिसिएशन चली जाती है, क्योंकि डिस्पोजल होनी है ना। ये अकाउंट में सारे सालों की डेप्रिसिएशन चली जाती है। एक बड़ी क्रिटिकल फिगर है जो बच्चे FR1 में भूल जाते थे, वो है 24.3। असल में ना इन 3 फिगर्स को आपने टेक करना है। ये 3 फिगर्स यूज होती हैं। 24.3 कहां जाती है ये जरा सोच के बताएं। 24.3 कहां जाती है? ये बिके हुए एसेट्स की ओपनिंग WDV होती है। बिके हुए एसेट्स की कुछ टीचर्स ने शॉर्टकट्स भी इन कैलकुलेशंस के सिखाए हुए हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट्स की तरफ इस वक्त नहीं जा रहा। तो ये बिके हुए एसेट्स की ओपनिंग WDV होती है, ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में जाती है। ये क्या है? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन इस साल की 4 महीने की। ये क्या है? आज तक के सारे सालों की डेप्रिसिएशन। ये डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी और अकाउंट में भी जाएगी। और ये क्या है? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स। ये कहां जाएगी? ये सारे एसेट्स की ओपनिंग WDV में से माइनस होगी जब क्या निकाल रहे होंगे। तो 24 सर ये 3 को पकड़ते हैं। सारे एसेट्स की ओपनिंग WDV तो पता कैसे निकलेगी?
सारे एसेट्स की ओपनिंग WDV, सारे एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट 350 माइनस 66.5, ओपनिंग कॉस्ट वो वाली 350 और ओपनिंग अकामुलेटेड, जब उस कॉस्ट में से ये वाली ओपनिंग अकामुलेशन माइनस करेंगे तो ये ओपनिंग WDV आ जाएगी सारे एसेट्स की। ये ओपनिंग WDV आ गई हमारे, इसमें से माइनस क्या करनी है, वो जो 224.3 अभी आपको दिखाया था वो माइनस किया। ये एडिशन की डेप्रिसिएशन आ गई, एडिशन की डेप्रिसिएशन सॉरी ये 2 ये आप खुद निकाल लेंगे आसान है। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है 0.810 डिस्पोजल्स वाली डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई, ये इधर चलेगी क्लियर। और आखिर में डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन सारे सालों की 6.5। तो मैंने मैनुअली आपको स्ट्रेट लाइन करके दिखाया और स्क्रीन पे आपको WDV मेथड दिखा दिया है। पता नहीं 20 मिनट हमने FR1 में जाया किए हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है जो FR1 की स्ट्रेट लाइन मेथड से और WDV मेथड से, दोनों मेथड से पूरी रिवीजन करवा देता है। ओके अब मोहतरम एक बात अगर मैं आपसे कर दूं, बड़ी गौर से सुनिए। अगर सवाल में लिखा होता, अभी ना सवाल में कुछ लिखा नहीं हुआ था, सवाल में सिर्फ ये लिखा हुआ था टैक्स डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये अगली लाइन ना मैं बाद में समझाता हूं ये क्या है। अगर सवाल में एक लाइन लिखी होती टैक्स अथॉरिटीज चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज while tax authorities do not charge any depreciation in the year of disposal। दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये लाइन लिखी होती tax authorities charge full year depreciation in the year of purchase while no depreciation is charged in the year of, अकाउंटिंग में ये बात लिखी नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। अकाउंटिंग में अगर ये बात लिखी है तो ये ब्लंडर है, होना नहीं चाहिए। बहरहाल अकाउंटिंग में अब आती भी नहीं आई कि ये लाइन लिखता नहीं है, लेकिन टैक्स वालों की नजर में ऐसा हो सकता है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द चार्ज इज इन द ईयर ऑफ परचेज while no depreciation is charged in the year of। अगर ऐसा होता तो मोहतरम जरा अटेंटिव रहने, आपने वर्किंग 11 में जो मेरी डेप्रिसिएशन है वो कैसे बदलती। वर्किंग 11 में मेरी डेप्रिसिएशन ऐसे बदलती कि इसमें कोई फर्क नहीं आना था क्योंकि ये तो ओपनिंग एसेट्स माइनस डिस्पोजल्स है, इसमें कोई फर्क नहीं आना था। ये डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन बिल्कुल गायब हो जानी थी, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, ये डेप्रिसिएशन गायब हो जानी थी। ये फैक्टर गायब हो जाना था, ओहो मैंने मिटा दिया, दोबारा देख लें। ये फैक्टर गायब हो जाना था, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। एक छोटी सी चेंज और होनी थी, वो ये होनी थी कि नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो ये 6.51 नहीं आना था, फिर ये आना था 3 प्लस 2.7 5.7 आना था, फिर ये 6.51 नहीं आना था, फिर ये कितना आना था 5.7, और ये 6.51 की जगह यहां कितना चला जाना था 5.7। क्लियर। तो ये ऐसा काम कब करते, जब लिखा होता नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल एंड फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द, तो परचेज वाले पे 6/12 ना लगाते और डिस्पोजल वाले पे डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी चार्ज ना करते। लिखें सवाल साइलेंट है इसलिए हमने प्रोपोर्शनेट बेस पे टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन भी निकाली है। प्रोपोर्शनेट बेस का मतलब पता है ना 6/12 4/12। सवाल साइलेंट है इसलिए हमने टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन भी प्रोपोर्शनेट बेस पे निकाली है। ये ना 10% को स्टार डाल के लिखना है 10% को। सवाल साइलेंट है इसलिए हमने टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन भी प्रोपोर्शनेट बेस पे निकाली है। अच्छा यार ये अजीब सी बात है कि बिजनेस में बिल्डिंग तो नहीं होती, बिजनेस में तो प्लांट भी होता है, मशीन्स भी होती हैं, कंप्यूटर्स भी होते हैं, बिजनेस में बाकी चीजें भी होती हैं। उसने एक लाइन डाल दी, फिर उसने कहा अगर तुम इतना सोच रहे हो ना तो फिर एक लाइन सुन लो, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल अदर ओन्ड एसेट। अदर से पता क्या मुराद है, अदर से मुराद है अदर देन बिल्डिंग, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल अदर ओन्ड एसेट्स इंक्लूडेड इन पीपी इज सेम एज। वैसे तो पीपी की फिगर हमें गिवन ही नहीं कहीं कि पीपी में कोई चीज पड़ी भी है, लेकिन कहते हैं मेरे जो पीपी ऑर्गेनाइजेशन का है ना, जो भी पीपी है उस पीपी में बिल्डिंग के अलावा बाकी एसेट की काउंटिंग और टैक्सेशन सेम है, तो उनकी टेंशन लेने की कहते हैं आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर इसने पता क्या लिखा था,
द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूडेड इन पीपी। ऊपर भी लाइन इसने लिखी हुई है। सिर्फ बिल्डिंग्स में अकाउंटिंग और टैक्स वालों के रेट में फर्क है, शायद कंप्यूटर्स में अकाउंटिंग और टैक्स वालों का रेट सेम हो, इस वजह से कहता है वो फड्डा है ही नहीं मेरा फड्डा सिर्फ किसके साथ है। बहरहाल कितने लोग कहते हैं ये लाइन तो हमने नजर नहीं मारी थी, बट ठीक है, हो गया था सवाल। तो इस लाइन का समझ आनी चाहिए थी, मतलब समझ आना चाहिए था। ओके, एक काम हम कल कर रहे थे, वो काम जरा आज भी आप मुझे करवा दें। करंट टैक्स की वर्किंग में जाके ना शॉर्टकट हम लगा रहे थे और शॉर्टकट को लगा के चेक कर रहे थे। अच्छा, इस सवाल में ना ये जो पास पेपर का क्वेश्चन 6 था, इसमें बड़ी मेहनत से हमने बड़ी मेहनत से बैलेंसिंग निकाला है 2.92। कैसे मेहनत से बैलेंसिंग निकाला है? हमने मेहनत करके पहले कैरी डाउन निकाला होगा और जीटीई क्या आया होगा। लेकिन आज ट्राई करते हैं करंट टैक्स की वर्किंग से निकालने की, करंट टैक्स की वर्किंग से। पेज 334 मैंने सिर्फ जो हाईलाइट कराऊंगा चीजें वो देखिएगा। व्हाट इज माय अकाउंटिंग प्रॉफिट 80। डिडक्शन नॉट अलाउड को ढूंढे, डिडक्शन नॉट अलाउड ढूंढे, पेनल्टी। कल एक शॉर्टकट सीखा था ना यार, डिडक्शन नॉट अलाउड ढूंढ ली। एग्जेम्प्ट इनकम ढूंढे, कैपिटल गेन अगले सफे पे, कैपिटल गेन। और टैक्सेबल प्रॉफिट बताएं 85.11, 11 नहीं बोलते 8 पॉइंट के बाद, 85.11। अच्छा जी, अब दो के नजर कम आ रहा होगा, लेकिन मेरा मकसद अचीव हो जाएगा। इस 80 को कहते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट, जो पिछले सफे पे है। इसके साथ आपने दो बिलियां एडजस्ट करनी है, जो हमेशा हर जगह फटा डालती हैं। वो है परमानेंट डिफरेंसेस, एक 1 का और एक 5। इस अनएडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट में दो करेंगे एडजस्टमेंट्स, तो आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। इसे कंपेयर करेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट से, फिर उसके बाद सोचेंगे कितने सवाल होमवर्क में मिले थे और कितने सवाल जो है वो करके आए। उस बुनियाद पे डिसीजन लेंगे कि डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में रिकॉर्डिंग वाली साइड पे चीज जानी है या रिवर्सल वाली चीज। तो जरा रिवाइज कर लेते हैं कल वाली बातें। अच्छा, एक मैं डेफर्ड टैक्स का अकाउंट खोल देता हूं जरा। यार मुझे नहीं पता ये लायबिलिटी अकाउंट है या एसेट अकाउंट है, इसकी टेंशन ना लिया करें। अम्मी इससे फर्क नहीं पड़ता ये लायबिलिटी है या एसेट है, इस तरह कहा करें घर में बार बार, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्डिंग हुई एक्सपेंस की तो ये वाली साइड कल हमने चुनी थी, और अगर डेफर्ड टैक्स रिवर्सल हुई, उल्टी हुई, तो ये वाली साइड हमने चुनी थी। आपके लिए मैं बोल देता हूं, तो ये वाली साइड हमने चुनी थी। क्लियर? अब कल हमने पढ़ा था नया पैटर्न, एडजस्टेड बोले अकाउंटिंग प्रॉफिट। किससे कंपेयर करें? याद रखिएगा ये फॉर द ईयर्स फिगर है, इसीलिए ये जीटीई फॉर द ईयर दे रही है। और अगली चीज, अच्छा जी हजरात बताएं, हजरात अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने? इसमें प्लस क्या कर दूं? 1 और -5। ये पास पेपर का क्वेश्चन 6 चल रहा है, शॉर्टकट अप्रोच जीटीई निकालने की। 80 प्लस कितना आ गया? बस अब ऊपर नहीं देखना, बस ये काफी है। अब इसको ब्रैकेट में ले लें, छोड़ें। 70 ये अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। टैक्सेबल प्रॉफिट 85.11, डिफरेंस 9 2.92। क्लियर? अब मोहतरम, या लाइबिलिटी बनानी है या एसेट बनाना है। अब लाइबिलिटी बनानी है या एसेट बनाना है, इससे फर्क नहीं पड़ता इस अकाउंट की नेचर क्या है। फिलहाल लाइबिलिटी या एसेट बनाने पे जो डिस्कशन है वो कर लेते हैं, ताकि रट्टा ना मारना पड़े। यहाँ पे मुझे बात याद रहे। कितने सवाल होमवर्क में मिले? मैंने कितने कर लिए? 85। लाइबल फील करके सोऊंगा या एंटाइटल्ड फील करूं? अगर मैं एंटाइटल्ड फील करके सोऊंगा तो एसेट बुक करूं या लाइबिलिटी बुक करूं? अगर एसेट बुक करूं तो एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन ये करने के बाद एक मेरी सजेशन है आज, स्लैश लाइबिलिटी डाल दिया करें। पता नहीं ये अकाउंट लाइबिलिटी का बन रहा है एसेट का बन रहा है, इस वजह से जरा कह रहा हूं एहतियातन, स्लैश लाइबिलिटी डाल दिया करें। बुक एसेट ही करना है आपने, तो क्योंकि इस अकाउंट की डोल नेचर है, एसेट लाइबिलिटी इकट्ठा अकाउंट चल रहा होता है। ये वाला अकाउंट डेबिट, टीई क्रेडिट। ये वाला अकाउंट डेबिट, टीई क्रेडिट। कितने से? तो मोहतरम इस साइड पे आएगा अकाउंट की, इस साइड में नहीं आएगा। ये रिवर्सल वाली साइड। चलें नोट कर लें।
इसी सवाल पे ना कहीं सी पेज पे नोट कर लिया करें शॉर्टकट वगैरह सोल्यूशन में जाके या क्वेश्चन में। रजिस्टर पे क्या करते हैं नोट, शॉर्टकट तरीका GTE निकालने का। और 2.92 ही आ रहे हैं ना, हाँ शुक्र है 2.92 ही आ रहा है, बल्कि इसी में सोल्यूशन में आए स्टार डालें 2.92 पे और स्टार डाल के नीचे कहीं लिख लें सफे पे शॉर्टकट वे। इधर लाओ जरा कैमरा, मैं इधर वो हाथों से इशारा कर रहा था यार। 2.92 वर्किंग 3 में देखें और यहीं पे कहीं नीचे कर लें। खैर है, थोड़ा बता सकते, कोई हर्ज नहीं। काजी भाई को आने दें यार, खुल के बैठने दें। आ जाते हैं, बड़ी बात है, लेट आए खैर है, भाईजान टाइम पे आ जाया करो, इतनी दूर से आप कुर्बानी करके आए हुए हैं। ओके अच्छा, लकीली हमारी बुक के अंदर भी एक सफ़ा है जो कल वक्त की कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, वक्त की कमी की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सका था। पेज 255, पेज 255 का एंड मिल गया। पेज 255 का एंड पे ना एक हेडिंग दी हुई है, फॉर्मेट फॉर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। फॉर्मेट फॉर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, पेज नंबर 255 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पेज 255 इसका एंड, इस पे आए, फॉर्मेट फॉर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इट विल गिव गाइस, इट विल गिव GTE, बोले GTE, चित के बोले GTE, इट विल गिव GTE। इसमें किस किस को कंपेयर करना होता है? एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट को, और अभी वो जो फॉर्मेट व्हाइट बोर्ड पे बनाया था, डिफरेंस आता है और टेक्स्ट लगता है इस पे। एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस माइनस एग्जेम्प्ट इनकम। एक और लाइन कोई लिखी हुई है, ये पता नहीं क्या है, अभी तो हमें समझ नहीं आएगी, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आगे चलें। इफ एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा, ये आपने ना खुद सोचनी है एंट्री। इफ एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट 100 रुपया इज ग्रेटर देन टैक्सेबल प्रॉफिट। कितने सवाल मिले होमवर्क में? 100 किए कितने? क्या फील करके सोएंगे? लायबल फील करके। एंट्री बताएं। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन कभी कभी अकाउंट एसेट भी चल रहा होता है, इसलिए स्लैश एसेट मजबूरन लिख दिया। नेक्स्ट, इफ एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, इफ एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट इज लेस देन टैक्सेबल प्रॉफिट। फिगर्स अज्यूम की मैंने। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कितना है? 70। होमवर्क में सवाल कितने मिले? 70। करके कितने सोए? एंटाइटल्ड फील करेंगे तो एसेट बुक करें। एसेट बुक करने की एंट्री एसेट डेबिट एक्सपेंस, उल्टी होगी। ओके, लेकिन लाइबिलिटी हम ऐसी स्लैश डाल के लिख देते हैं। यार आप स्टूडेंट हैं या उस्ताद हैं? उस्ताद हैं। इंपॉर्टेंट नोट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नोट। ये अप्रोच यूज कब करनी है? ये हमारा कल का सवाल था जो रह गया था, तजस्सुस तो रखे ना, आप पढ़ी जा रहे हैं। ये अप्रोच यूज कब करनी है? ये हमारा कल का क्वेश्चन था जो रह गया था। अगर कभी पेपर में ना कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल ना हो, दिस अप्रोच इज यूज्ड इन पेपर इफ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस डाटा इज, अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा सवाल में गिवन ना हो। क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं, हमारे टॉपिक में तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ। फाइनल अकाउंट जब आएगा ना वॉल्यूम 2 में, तो उसमें एक सवाल होगा लेमनेड वाला। वो जो लेमनेड वाला सवाल होगा ना, उसमें ये मसला आएगा। ये अप्रोच हमने कहीं जिंदगी के मोड़ पे जाके ना जनवरी में यूज करनी है, तो फिर आपको याद आएंगी ये बातें। तो इसलिए ये बात यहां लिख जाते हैं ताकि कभी ये बात याद आ जाए। कई दफा ना सवाल में क्या मिसिंग होता है? बोले कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा मिसिंग होता है, यानी WDVs निकल नहीं रही होती। जान भी मारते हैं हम, WDVs नहीं निकलती, डाटा नहीं दे रहा सवाल वाला, तो मजबूरन फिर ये वाली अप्रोच यूज करेंगे। हाँ, वो तो गिवन थी। अकमुलेटेड एब्सेशंस अगर गिवन हो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है,
फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। शॉर्टकट कभी यूज नहीं करना, शॉर्टकट के पेपर में मार्क्स कटेंगे। शॉर्टकट मैंने बता दिया हुआ है, इट इज शॉर्टकट। जो हमने नई अप्रोच सीखी है इसको यूज कभी नहीं करना। यूज कब करेंगे ये कभी फिर देखेंगे। फिलहाल इस्तेमाल करने का तरीका आ गया है, जेब में डाल के रख लें इस बंदूक को जो व्हाइट बोर्ड पे सीखी है। हाँ, पुरानी अप्रोच आपको पता है क्या है? पुरानी अप्रोच को ना बैलेंस शीट अप्रोच कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर इस सफे पे, इट विल गिव अस क्लोजिंग बैलेंस। DTE देता है या DTLA देता है? इसमें कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से, और डिफरेंस आता है और टैक्स आता है। और फिर अगर ग्रेटर आ जाए तो ये 4 रूल्स हैं जो लगते हैं, वही 4 रूल मशहूर जमाना, वो जो हमने पढ़े में एक दफा। ऊपर भी आ जाएं, ऊपर भी आ जाएं। डेफर टैक्स निकालने की कितनी अप्रोचेज हैं? एक लॉन्ग कट और एक लॉन्ग कट कौन सी अप्रोच है? और शॉर्टकट। बैलेंस शीट अप्रोच में किसको कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से। और इसमें किसको कंपेयर करते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट को। ये अप्रोच हमें क्या देती है? DTE देती है। ये अप्रोच हमें क्या देती है? DTE फॉर द ईयर। ओके, अच्छा मोहतरम, हम तो कहीं और थे और कहां के कहां निकल गए, वहां वापस आ जाएं। बड़ा आला सवाल चला था पेज 748 पे, और हमने कहा था जो रेट चेंज की रिवीजन करनी है, पेज 748 पे वापस आ जाएं। रेट चेंज की रिवीजन, एक एडजस्टमेंट मुझे पता है पास पेपर के क्वेश्चन 6 में रह गई है हमारी, वो आपको छुड़वाई भी है। नहीं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है बिल्कुल। डस्टर किधर है? एक एडजस्टमेंट रह गई भी है, इंटरटेनमेंट और इस किस्म की कोई, तो वो पास पेपर क्वेश्चन 6 में हम करेंगे किसी दिन। अच्छा जी हजरात, कल इधर मैंने 2 उर्दू के फिक्रे लिखे थे। ओपनिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी 2% से बढ़ा दो। उसकी थोड़ी ना रिवीजन करनी पड़ेगी आज, क्योंकि वो इतनी बात आसान थी लेकिन भूल जाएगी अगर रिवीजन ना की। तो उसी पेज पे हम रहते हैं। कल ये सवाल हमने तफसील से किया था क्लास में, उसी पेज के ऊपर। आज आपको होमवर्क के पास क्वेश्चन 5-6 के ऊपर वाला 5 बड़ा जबरदस्त सवाल है। 3-4 चीजें जो आपने आज तक क्लास में पढ़ी हैं सारी इकट्ठी उसके अंदर टेस्ट होंगी। पास पेपर क्वेश्चन 5। अच्छा जी, वी आर ऑन पेज 748 और हमने जो सीखा था क्वेश्चन 17 में उसकी शॉर्ट सी प्रैक्टिस करने लगे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 1 में और शॉर्ट क्वेश्चन 2 में। ऑन 1 जनवरी 2019 बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट इज 36। तो मैंने ज्यादा डेटा नहीं दिया, डायरेक्ट ही बैलेंस दे दिया डेफर्ड टैक्स का। 1 जनवरी 19 को डेफर्ड टैक्स एसेट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 36। डेफर्ड टैक्स एसेट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 36। एसेट, सॉरी एसेट। एंड ऑन 31/12/19 क्लोजिंग बैलेंस इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ₹21। इसका मतलब है यहां स्लैश डाल के क्या कर दें, जैसे बैंक अकाउंट में कभी पैसे पड़े होते थे, कभी ओवरड्रॉन होते थे साल के एंड पे। बैंक अकाउंट में भी ऐसा होता था, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते थे 100 रुपए और साल के एंड पे ओवरड्रॉन होते थे 20 रुपए। बैंक अकाउंट में इंट्रो की क्लास में होता था ऐसा। तो डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कौन सा है जी? एसेट। और क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी। 31/12/19 कैरी डाउन 21। एक चीज सोच के बताइएगा, ये वाली फिगर कब निकाली होगी और ये वाली फिगर कब निकाली होगी? ये 31/12/19 पे खड़े होकर निकाली होगी और ये 31/12/18 पे खड़े होकर 31/12/18 का रेट लगा के निकाली होगी। इज इट सो? बस ये बात करनी थी थोड़ी सी। ये 31/12/19 पे खड़े होकर निकाली होगी, ये कैलकुलेशन हुई होगी, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस 31/12/19 के नाम से, रेट लग के ये फिगर आ गई होगी। और जो 31/12/18 का रेट मुझे 31/12/18 को पता होगा, उसको सामने रख के 36 निकाला होगा। कल ये सारी बहस हुई थी। आप बताएं जी, 18 में रेट क्या था, 19 में रेट क्या है? 35। रिक्वायरमेंट छोड़े। 18 में रेट क्या था और 19 में रेट क्या है? 18 में रेट कितना था, 19 में 35। कल किसी को याद हो, रेड मार्कर पकड़ा था और लगाया था सर्कल। क्या रेट है? 30%। ये किस पे पड़ा है? यार छेड़ा छाड़ी ना सिर्फ ओपनिंग के साथ करनी है, तुखनियां नहीं लेनी क्लोजिंग के साथ। चीची छेड़ के देखूं
इस तरह की जी बातें नहीं करनी। तो क्लोजिंग को नहीं छेड़ना, छेड़ाछाड़ी सिर्फ कहां करनी है? ओपनिंग के साथ। अब आप कोशिश करें या मैं कोशिश करूं? आप ऐसा करें ना, 2 उर्दू के फिक्रे सोच लें, फिर मैं उसके बाद लिख भी देता हूं। कल वाला रजिस्टर निकाले ना, फिक्रे एक बार उर्दू के पढ़ के ना, फिर उनको दोबारा बोल। अच्छा, क्लोजिंग को नहीं देखना यार, क्लोजिंग लायबिलिटी एसेट है, इसका नहीं देखना। बच्चे इस वजह से कंफ्यूज होते हैं, क्लोजिंग भी देख रहे थे साथ, इसको छोड़ें। ओपनिंग एसेट है। अगला फिक्रा चलें उसी जगह लिख लेते हैं। ओपनिंग क्या है? ओपनिंग एसेट है। पहली बात होगी। दूसरी बात जी, एसेट को नहीं क्लोजिंग लायबिलिटी उसकी खैर है यार, इसको छोड़ो बस, वो परेशान रहोगे। एसेट को 5% से, बस ओपनिंग को ही छेड़ना है हमने, क्लोजिंग नहीं देखना लायबिलिटी, कंफ्यूज होंगे। एसेट को 5% से बढ़ा दो। यार बताएं, एसेट को बढ़ाने के लिए इंट्रो के टीचर ने कौन सी साइड बताई हुई है? डेबिट साइड। एसेट को बढ़ाने के लिए कौन सी साइड बताई हुई है? इस सारी बात का कंक्लूजन ये निकला है कि हमने वो जो एडजस्टमेंट कल डाली थी, आज किस साइड पर डालें अकाउंट की? डेबिट साइड पे। बस ओपनिंग को 30 से उठा के 35 पे लाना है। अब ओपनिंग को अगर मैं 30 से 35 पे लाना चाह रहा हूं तो 5% बढ़ाऊं या 35% बढ़ा दूं? ओपनिंग को 30% से अगर 35% पे लाना है तो 35% बढ़ाऊं या सिर्फ 5%? सिर्फ 5% बढ़ाना पड़ेगा। और लिखना भाई इधर वही है ब्लू मार्कर से, GTE। क्या लिखना है? GTE। जी पकड़ें, 36 को डिवाइड करें 30 से, ये 30% है असल में, और मल्टीप्लाई करें 5 से 6। अब अकाउंट मेरे ख्याल से आज टैली ना उल्टी इधर हो रहा है, उल्टी साइड नहीं, साइड तो इधर सीधी वाली है लेकिन इन फिगर्स के ऑपोजिट साइड पे आ रहा है। तो अकाउंट टैली करें, इधर फिगर आएगी बैलेंसिंग जी 63। तो ये एक मेथोडोलॉजी है थोड़ी जो समझने की जरूरत है, इसकी थोड़ी रिवीजन अभी और भी करेंगे जी। ये क्यों इसलिए करते हैं कि पिछले साल हमने समझा था कि जिस वक्त डेफर्ड टैक्स एसेट, असल में ना IAS 12 में एक बात याद रखिएगा, विद द टाइम चीजें रियलाइज होती हैं। रियलाइज का क्या मतलब है? हमारे और टैक्स वालों में फर्क आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता रहता है। हम समझ रहे थे फर्क जब खत्म होगा तब रेट होगा 30, लेकिन जब फर्क खत्म होने की बारी आई इस साल तो रेट 30 से पहुंच के किस पे चला गया, तो फिर ओपनिंग जो रेट हमने सोचा हुआ था उसे रिवाइज करेंगे। ये मकसद है इस कैलकुलेशन। क्या रेट कम भी हो सकता है? कल कम हुआ था, ज्यादा हुआ था? कल ज्यादा हुआ था। अगली एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, रेट हो सकता है कम भी हो। क्या चीज? रेट 0 हो गया नेक्स्ट ईयर में, कौन आया वजीर आजम? हाँ सही बात कर रहे हो। अगर रेट 0 हो गया तो कोई मसला नहीं मोहतरम, यहाँ 30% लिखें, यहाँ 0% लिखें, ये फिगर ऑब्वियसली 0 होगी और एसेट को 30% से कम कर दो तो वही हो जाएगा। अच्छा जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस एडजस्टमेंट के असरात कहां हैं। इस एडजस्टमेंट के असरात एक तो टी अकाउंट में टफ टाइम देते हैं, दूसरा इस एडजस्टमेंट के नोट में होते हैं। अब आपने मेरे साथ नोट बनाना है, नोट बनाएंगे हम। एक टी अकाउंट हमने बना लिया, एक नोट बनाना है, बाकी कोई जगह मसला नहीं होता। एक और जगह टफ टाइम होता है, लेकिन वो शायद आप मुझे वैसे ही करवा दें। 2 एंट्रीज होती हैं, एक तो सीटी की एंट्री है वो छोड़ें, DTA या DTL डेबिट और DT क्रेडिट, कितने से? 6 रुपए से, और DTA या DTL क्रेडिट और DT डेबिट। एंट्रीज मैंने आपको बताया था 2 अलग अलग किया करें। ओके चलें जी शुरू करते हैं। नोट, अच्छा नोट ना रिकंसाइल नहीं करेगा क्योंकि सारा डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज मैं पहली दफा नोट के भी एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, क्योंकि सीटी की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए नोट बना रहे हैं जी। 7.1 बोले, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस, इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्रॉस लगा दिया मैंने। GTE, हाँ थोड़ी सी हिम्मत करें और DTE निकालें। एक काम मैं कर रहा हूं जो पेपर में करने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुझे कर लेने दें। ना गलत बोला तूने, मुझे कर लेने दे भाई, ये कटेंगे आपस में मोहतरम, जमा नहीं हो सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कहेंगे सर जिंदगी के कभी किसी मोड़ पे हमने तो नहीं ऐसे काटा। फड़ ले बंदा जूता, परचेज रिटर्न 63.6 तो काटते थे आप लोग। आप कहते थे परचेज कितनी है 63, परचेज रिटर्न कितनी है 6, 63 माइनस 6 करते थे, और P&L के मुंह पे कितनी परचेज ले जाते थे 50 से। इसी तरह डेटर अकाउंट में सेल को सेल रिटर्न से काटते थे। तो इस तरह ना दोनों को काटें आपस में, काट के सोचें बचा किस साइड पे,
परचेज रिटर्न ही तो नहीं होती बिजनेस में, सारी परचेजेस ज्यादा होती हैं, तो काट के इस साइड पे बचा। तो एक कटिंग मैं कर रहा हूं जो पेपर में नहीं करनी, लेकिन अपने समझने के लिए कर रहा हूं। क्या बचा? 57। अब ना जरा एंट्री सोच लें कि TE डेबिट हो रहा है या TE क्रेडिट हो रहा है। अगर TE डेबिट हो रहा हुआ तो नेगेटिव साइन, DTA या DTL क्रेडिट, TE डेबिट। TE डेबिट तो साइन नेगेटिव। लेकिन टोटल इसका ना कीजिएगा क्योंकि मुझे अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, टोटल ना कीजिएगा। ओके 7.2 रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन में मैंने बताया था इस वजह से रिकॉन्सिलिएशन आउट हो जाती है, इसलिए पीबीटी सवाल में अवेलेबल नहीं है। टैक्स रेट अवेलेबल है अच्छा, टैक्स कैलकुलेटर पे नहीं निकल सकता। 35% हमारे साल का रेट लेना है 2019 की कैलकुलेशन हो रही है, 18 की नहीं करा, 2019 की कैलकुलेटर पे निकालने, वो भी मुझे नहीं पता। इन द एंड रिकॉन्सिलिएशन कल आउट हुई थी, इन द एंड रिकॉन्सिलिएशन आउट हुई थी। अब वो जो मैंने काटा था, इस काटे हुए को मिटा देता हूं। रिकॉन्सिलिएशन किसी को याद हो 63 से आउट हुई थी या 6 से? रेट डिफरेंस की वजह से रिकॉन्सिलिएशन आउट हुई थी। अब थोड़ी सी जरा फोकस करना है, इस 6 को रिकॉन्सिलिएशन में ऐड करना है या लेस करना है। इसके बारे में मैंने एक चीज बताई थी जाते जाते, जो कि जरा जल्दी में बता दी थी। यार कमाल है, इधर ओए हो, कोड दिखा, कोड दिखा, इसका कोड दिखा, अरे दिखा दे, ओहो ओए हो, लेवल है, दे दे दिखाओ 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 दिखाओ। इसने यहाँ पे फूल रखा हुआ था, लेवल चेक करें इसका, यहाँ इसके फूल, यहाँ लेवल कहाँ से? साथ वालों के घर से, कहाँ से आया? वैसे तो 10 रुपए का मिलता है। ओके अच्छा जी, प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवन। अच्छा, ये टैक्स क्या होता है बोलें? खर्चा होता है या इनकम होती है? वैसे पूछ रहा हूं, टैक्स खर्चा होता है और ये खर्चा उलट रहा है, इसलिए आज 6 के साइन के साथ आएगा नेगेटिव साइन के साथ। ये ना थोड़ी सी बात है, जरा ये भी याद रखिएगा। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, दोबारा सुने वजह नेगेटिव की। कल पॉजिटिव था क्योंकि कल कितने रुपए आ रहे थे और इस साइड पे आ रहे थे, देख लें जाके 5 रुपए इस साइड पे आ रहे थे, और जाके देखें रिकॉन्सिलिएशन में ऐड किए थे। लेकिन रटा रुटा भूल जाता है कि असल में कुछ लोग इंदा है ना, रटा भी मार लेते हैं। रेट चेंज इधर आया तो ऐड करना है, रेट चेंज इधर आया तो लेस करना है, ये रटा मार लेते हैं। लेकिन जरा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सुन लें, शायद याद रह जाए। टैक्स क्या होता है? टैक्स खर्चा, ये वाली साइड खर्चों के लिए, खर्चे उल्टाने के लिए, खर्चा उल्टाना नेगेटिव साइन के साथ। इन द एंड रिकॉन्सिलिएशन आपकी मैच कर जाएगी। क्या नहीं यार, खर्चा अगर हो ना, खर्चा खर्चे में ऐड होता है, तो ये खर्चा है ही नहीं, ये खर्चा उलट है। असल में देखो ना, हमारा एसेट था, एसेट असल में बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गया, एसेट डेबिट तो खर्चे क्रेडिट, इसलिए खर्चा कम हो रहा है। ओके चलो यार, ले आओ इधर कैमरा। 5 मिनट में आपको दे रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स रिवीजन मांगते हैं, थोड़ा सा ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है। 5 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन 2 का टी काउंट बना दें और क्वेश्चन 2 का नोट के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। जिनको समझ आ जाती है वो तो 1-2 मिनट लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। साथ लोग कहते हैं तेरे लिए तो 2 मिनट है, मैं जरा शुरू हो जाता हूँ। चलें जल्दी, दूसरा सवाल करें। हिम्मत करें, टी काउंट खोलें, साथ साथ ना जल्दी करें। सवाल को ऐसे पढ़ने लग जाते हैं जैसे ऐसे है, साथ साथ उतारते जाएं फिगर्स। हाँ बिल्कुल, पेपर में रीडिंग टाइम होगा, मुझे पता है, हमारे जमाने में नहीं होता था, अब सी आसान हो गया, मुझे पता है सब। चलें जाने दें, वो हर कोई यही कहता है आपके जमाने में। कोई नहीं, हम भी अपने पुरानों को यही कहते थे कि आपके जमाने में सी आसान था, इसलिए हमें आज ये सुननी पड़ी है। चलें, लेकिन अब सीए 92 से ज्यादा रहे हैं पहले से। पहले कुछ 100-150 साल 6 महीने में निकालते थे, अब 300-300 भी निकाल रहे हैं 6 महीने में। ओके, बोतल का मुंह तो उसी तरह। शॉर्ट क्वेश्चन 2,
डन। अब नोट के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लें, बताना पड़ता है उंगली पकड़ के। आसान चीज है लेकिन थोड़ा सा ना फोकस जरूर करना पड़ेगा। ओके, ऑन एकम जनवरी 2019 बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज ₹50। ये ओपनिंग हो गया, लायबिलिटी हो गया। एंड 31/12/19 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्लोजिंग भी लायबिलिटी है, इज ₹200। जी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। जी हजरात बोलें। यकम जनवरी 2000 BD 50, 31/12/19 200। जी ओपनिंग बोलें कितने परसेंट है? 20 और क्लोजिंग 22%। अब फिक्रे बोलें दो, ओपनिंग क्लोजिंग को नहीं छेड़ना, ओपनिंग ना छेड़ मलंगा नु, क्लोजिंग नु। अच्छा ओपनिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कता नजर के क्लोजिंग लायबिलिटी है, ये एसेट है, ओपनिंग लायबिलिटी को कम करना है। लायबिलिटी को कितने परसेंट से? 3% से कम करें। अच्छा लायबिलिटीज कम करने के लिए कौन सी साइड बताई थी टीचर्स? लायबिलिटीज कम करने के लिए डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे कितने परसेंट का एडजस्टमेंट डालनी है? 22% की या 3% की? 3% की। तो 3% की डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट मार देते हैं। जी कितना पड़ा हुआ है? 50। कितने पे पड़ा हुआ है? 25 पे। 22 पे लाने के लिए 3 से कम करना पड़ेगा, तो 6 अगेन 6 ही आ गया। चलें खैर है। अच्छा DTE कहाँ आ रहा है? अब इधर आ रहा है कितना? 156। ओके अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले जब मैं नोट बनाने जाऊंगा तो DTE 2 जगह नजर आ रहा है, तो मैं उसको परचेज और परचेज रिटर्न को काटूंगा 150। अब जरा मैं सोच लेता हूं कि खर्चे की रिकॉर्डिंग है या रिवर्सल है। ये वाला अकाउंट क्रेडिट, TE डेबिट, स्टिल आई विल यूज नेगेटिव साइन 150। नेक्स्ट अगला सवाल, ये रेट कितना इस साल का? इस साल का 22%। अच्छा रिकंसिलिएशन मैच तो नहीं हो सकेगी क्योंकि सारा डाटा अवेलेबल नहीं है। अच्छा टैक्स क्या होता है? खर्चा। ये खर्चा रिकॉर्ड करने की साइड है या उल्टाने की साइड है? उल्टाने की साइड है, -6। खर्चा उल्टाने की साइड है ना। एंट्री सोच के यार, जरा एंट्री सोच के ना मुश्किल हो जाएगा। एंट्री सोच के पता है क्यों मुश्किल होगा? असल में जब हम एंट्री सोचते हैं ना तो DTL डेबिट, TE क्रेडिट, तो क्रेडिट तो खुशी खुशी फिर हम इधर पॉजिटिव साइन के साथ रिकॉर्ड करते थे। इधर ना साइंस थोड़े से जरा ऑपोजिट चल रहे होते हैं, आपको पता है। रिकॉन्सिलेशन में इधर उल्टा साइन आता है, इधर उल्टा साइन आता है, याद होगा। तो इस वजह से जिस तरह मैं सोचवा रहा हूँ उस तरह ही सोचें तो बेहतर है। ये है रेट चेंज का इफेक्ट, इसको लेके जाना है रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे। तो जब रेट चेंज के इफेक्ट को रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे लेके जाना हो तो रट्टा ये है, रिकॉर्डिंग वाली साइड ऐड होगी, रिवर्सल वाली साइड लेस होगी। और लॉजिक ये है कि टैक्स क्या होता है? खर्चा। खर्चा उलट रहा है तो खर्चे को माइनस करके हटा दें।
अच्छा भाई, एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स आपको भूली होंगी, परसों की थी आपने, तो एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स की ही अभी मैं रिवीजन चाहता हूँ। तो एक सवाल रिवीजन का आज बस कर लेते हैं एक्रूवल प्री पेमेंट्स का। पेज 745 पे क्वेश्चन 11। अच्छा, तीनों का केस नॉन जेन्युइन है या तीनों में से किसी एक का जेन्युइन भी है? क्वेश्चन 11, रेक्टेंगल लिमिटेड, ट्राइंगल था ना पहले तो शायद, रेक्टेंगल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। इसका मतलब है यकम जनवरी 17 को डेफर्ड टैक्स अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होगा। यकम जनवरी 17 को, जो 31/12/16 भी बनता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। अच्छा, सवाल एक साल के, शो कंपैरेटिव फिगर्स, 2 सालों का सवाल है। डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी भी निकालने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस एज एट 31 दिसंबर 17। इसका मतलब पता है क्या है? वो जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग है ना, वो वर्किंग में नहीं होगी, अब वो सवाल की रिक्वायरमेंट बी बनेगी। और सवाल की रिक्वायरमेंट ए क्या है? नोट बनाना। ओके, छोटा सा सवाल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 125 और 110। चलें शुरू। यार परेशान ना हो, ये रेट चेंज वाला सवाल, ये रेट चेंज वाला कॉन्सेप्ट मैंने इस सवाल में डाला हुआ है, ये आ जाएगा। रेट चेंज अभी रिवाइज हो जाएगा, अगर जहन में कोई तशनगी है तो रिकॉन्सिलिएशन में चीजें देख लेंगे। ओके, 2018 और 2017 वर्किंग वन। अगले सफे से करंट टैक्स। जी मोहतरम, नहीं ये बी पार्ट नहीं है, ये तो करंट टैक्स है ना। बी पार्ट इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ए पार्ट के लिए आधा सफा छोड़ दो, बी पार्ट के लिए आधा सफा छोड़ दो जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 125 110। आखिर में जरा 1 मिनट याद कराना है, होमवर्क का सवाल दिखा के उसके फजाइल बयान करने हैं। 125 और 110। ओके, ये पहली लाइन पढ़ के बताएं, टैक्स वाले किस दुनिया में ले गए हैं? सोचने तो दिया करे, साथ वाले चिक के रखा होता है काम आपने, उसने भी फीस दी है, तो प्रोसेसिंग सबकी नहीं होती आप जैसी जी। पॉइंट 2 में पहली लाइन पढ़ के बताएं, टैक्स वाले किस दुनिया में ले गए हैं? रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑन। अच्छा, पे क्या होते हैं? खर्चे होते हैं या इनकम्स होती हैं? कहीं खुदा ना खासा ये ना हो कि पेपर में आपको पता ना चले रेंट खर्चे वाला है या इनकम वाला है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें, ये रेंट खर्चे वाला है इनकम वाला है? खर्चे वाला है। कैसे? पेमेंट हो रही है ना रेंट की, रेंट आ तो नहीं रहा हमें, हम किराया ले तो नहीं रहे, बल्कि हम किराया। द रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन। ओए होए होए होए, ये तो 2 साल का सवाल इकट्ठा आ गया है, जबरदस्त हो गया है, चेक के रखो। एज एट 31 दिसंबर 2018 रेंट पेबल कितना है? 1 मिलियन। और एज एट 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 16 का इसलिए नहीं दिया कि हमारा बिजनेस ही नहीं था, हमारा बिजनेस ही 17 में स्टार्ट हुआ है, तो 31 दिसंबर 17 का कैरी डाउन दे दिया रेंट का, और 31 दिसंबर 18 का दे दिया। और टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश वाली अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो पेज 742, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग, पेज नंबर 742, पेज 742, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश बेसिस। नंबर 1, प्रिपेयर द टी अकाउंट। ये थोड़ा सा रटा है, इन करंट टैक्स की वर्किंग उल्टा दें इनकम और खर्चों को, क्योंकि वो हमारी इनकम खर्चे नहीं मानते, बल्कि वो क्या मानते हैं? पेमेंट या रिसीट। बल्कि अगर हमारे सवाल की मैं बात करूं तो रेंट है जो कि खर्चा है, तो करंट टैक्स की वर्किंग में हम खर्चे को उल्टा देंगे और पेमेंट को रिकॉर्ड कर देंगे। और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, क्योंकि टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट नजर आएगी लेकिन टैक्स बेस 0 होगी। और ये सबर वाला सिनेरियो है, थोड़ा चीजें सोच सोच के ध्यान से चलानी पड़ेंगी, क्योंकि हम और अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग और टैक्स वाले दोनों एक्रूवल अकाउंटिंग यूज नहीं कर रहे। अकाउंटिंग वाले हमेशा एक्रूवल यूज करते हैं, और टैक्स वाले रेंट के केस में कौन सी अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं? कैश वाली।
अच्छा, स्टेप 1 क्या था? प्रिपेयर टी अकाउंट। टी अकाउंट बनाएंगे। ये रिक्वायरमेंट नंबर बी यहां कर लेंगे ना सॉल्व। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आप लोग तो अपने पहले सफे पे कर लेंगे, नोट के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। एज ऑन 31/12/17 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/18। तो 3-3 4-4 लाइनों में आनी है। कितनी एडजस्टमेंट है सवाल में? एडजस्टमेंट से नहीं इतनी। ओके, वर्किंग नंबर 2 कौन सा अकाउंट नाम क्या रखूं? रेंट एक्सपेंस। अच्छा जी, पेबल्स हैं, पेबल्स सोचें। पेबल्स इधर आनी है। अच्छा जी, 31/12/17 कैरी डाउन बोलें, बल्कि क्लोजिंग पेएबल बोलें जी। 3 31/12/18 क्लोजिंग पेएबल 1। चलें जी, नोट कर लें। कैरी डाउन आगे। और इसको यहां से कंपेयर कर लें आप। अभी ना अकाउंट तो अकाउंटिंग वालों का ही बनता है, एक्रूअल्स में अकाउंट टैक्स वालों का नहीं हम बनाते। अकाउंट ये आईएफआरएस रूल्स वाला है। रेंट पेएबल तो मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, पेपर में तो एक्रूड लिखा होगा। रेंट पेएबल एट 31/12/18 इज 1, एट 31/12/17 इज 3, एट 31/12/18 इज 1, एट 31/12/17 इज 3। हमने ये अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन एक साल का बनाया था परसों की क्लास में। आज हमें 2 सालों का अकाउंट बनाना पड़ा है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आई शुड डिसाइड माई ब्रॉड डाउन्स। मुझे अपने ब्रॉड डाउन्स डिसाइड करने चाहिए। तो यकम जनवरी 17 का इसलिए 0 लिखूंगा कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, और यकम जनवरी 18 का BD 3 ले लूंगा। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ भी होता तो मैं ये 0 ले लेता, क्योंकि सवाल ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ओके, क्लियर? अब पहला साल आसान है, क्योंकि पहले साल में तो फिगर ही एक है। अच्छा जी, 17 में ये 3 रुपए तो क्लोजिंग पेबल में आ रहे हैं, ये 17 में नजर आ रहे हैं, 18 में पेबल पे होगा। अभी ना सोचें 18 में क्या हुआ है, इस तरह सोचें ना, अधूरा सा अकाउंट। अब देखिए, अब बताएं जी, 3 पेबल है तो पे कब होगा? 3 पेबल है, पे कब होगा? अगले साल। तो इस साल कहां गया? खर्चे में। इस साल कहां गया? खर्चे में। कितना जी? 3। इस साल 3 खर्चे में गया। अच्छा, वैसे ना ये बात भी एक याद रखा करें कि जो पेज 741 पे अकाउंट्स हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट में ना, क्योंकि कैश इधर आते हैं, हाँ इंट्रो जाते हैं, सैलरीज, डेबिट, कैश, क्रेडिट। एक्सपेंस अकाउंट में कैश इधर आता है, तो इधर हमेशा क्या आता है? P&L। पेज 741 इधर कैश आता है, इधर P&L आता है, इसलिए भी यहां मैंने P&L लिखा है। लेकिन जरा बात समझने के लिए दोबारा कर लेते हैं। ये पेएबल अगले साल पे होगा, तो इस साल किस में जाएगा? खर्चे में। ना भी पता हो इस साल खर्चे में जाएगा, तो आपको पता है एक्सपेंसेस अकाउंट में इधर P&L आता है और इधर, तो बाय डिफॉल्ट इधर P&L लिखेंगे। अब 31/12/17 वो उसकी कैप खुली हुई थी ना कैमरे की, तो ऐसे छेड़ा था कैप को। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये होगा कि 31/12/17 का करंट और डेफर्ड साथ साथ फारिग कर दें। 31/12/17 का करंट और डेफर्ड साथ साथ फारिग कर दें। तो 31/12/17 का पहले डेफर्ड कर लेते हैं। डेफर्ड क्या नाम रखूं मैं इसका? रेंट। अकाउंटिंग वालों तो हमेशा ही कैरिंग अमाउंट शो करेंगे। कितनी आ गई जी? 3। सिर्फ इस साल को ज़हन में रखें यार, मैं मिटा ही देता हूं। सिर्फ इस साल को ज़हन में रखें। कैरिंग अमाउंट आ गई जी। टैक्स वालों की WDV बताएं। वो लोग हमें ऐसी दुनिया में ले गए हैं जहां कौन सी अकाउंटिंग यूज हो रही है? कैश अकाउंटिंग यूज हो रही है। अगर वो हमें ऐसी दुनिया में ले गए हैं जहां कैश अकाउंटिंग यूज हो रही है, तो फिर वैसी दुनिया में रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन, तो ऐसी दुनिया में क्या एग्जिस्ट नहीं करता? पेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो पेबल्स की WDV टैक्स वालों की नजर में बुक वैल्यू 0। वो आगे इंशाल्लाह कर लेंगे, उसको छोड़ें आप। बस ये 3 और 0 लिखना काफी था फिलहाल। वो एंड पे सवाल जब आएगा तो सारे इकट्ठे सोच लेंगे, वो कोई मसला नहीं। अच्छा चलिए, अगर साथ साथ लिखना है तो लिख लें। ये पेबल पे कब होगा?
तो फिर डिडक्ट भी कब होगा? अगले साल। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? इट इज डिडक्टेड व्हेन पेड, तो पेएबल पे कब होगा? अगले साल, तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। लेकिन रट्टे में रूल नंबर 3 था, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी। करंट टैक्स में जरा सोचें, वो किधर है? आते आते नहीं आया। 17 के P&L तक आते आते ये 3 रुपए खर्चे में जाने की वजह से क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है। टैक्स वाले कह रहे हैं हम तब माइनस करने देंगे जब आप इसको आप बता दें क्या करें, इसका ऐड कर दें, लेस कर दें, ऐड कर दें। दोबारा सोच लें, 110 तक आते आते 3 का खर्चा माइनस हो चुका है। टैक्स वाले क्या कहेंगे? कब माइनस कर लो? जब पे करो। पे तो भी हुआ नहीं, तो माइनस जो कर दिए हमने उसे क्या करवाएंगे? ऐड करवाएंगे। तो ऐड कर दें रेंट एक्सपेंस, कितना जी? 3। लेकिन मोहतरम मैं यहां पे ना थोड़ा सा पॉज लेके करंट टैक्स को की वर्किंग को रट्टा रिवाइज करवाने लगा हूं, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता। तो करंट टैक्स की वर्किंग का रट्टा जरा रिवाइज। डेफर्ड टैक्स आसान होता है, जब भी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करें चुप करके मुंह उठा के यहाँ 0 लिख देना होता है। तो डेफर्ड टैक्स आसान होता है, मसला होता है करंट टैक्स में एडलेस करने का फड्डा। तो यहाँ थोड़ा सा रट्टे से हेल्प लेते हैं। काजी साहब आपने सवाल पूछा था एक दफा, इस लाइन का क्या मतलब है? इन करंट टैक्स उल्टा खर्चा, उल्टा दें खर्चे को। जब भी कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही हो, रोल नहीं, उल्टा दें खर्चे को। खर्चा कितना नजर आ रहा है? 3। खर्चा कैसे उल्टाएंगे? ऐड कर। तो रट्टा प्रोग्राम करंट टैक्स का भी स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, टाइम सेव करने के लिए। खर्चों को क्यों उल्टाते हैं? क्योंकि पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। ये भी रट्टा नहीं है, लॉजिक ही है। खर्चों को क्यों उल्टाना है? क्योंकि किसको रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट को। और हमें कैसे पता है इस साल खर्चा हुआ है या पेमेंट हुई है? P&L अकाउंट जिंदाबाद। P&L इसका मतलब है खर्चा इस दफा हुआ है, खर्चे को उल्टा देना। अगले साल क्या कहानी बनी थी जी? बोले। ओपनिंग पेएबल कितना था? 3 और क्लोजिंग पेएबल 1। अच्छा यार मुझे ये बताएं, यहां पे आके ना थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली दफा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बीडी भी आ रहा है अकाउंट में। हमने जो पिछली क्लास जानबूझ के की थी ना, परसों वाला सवाल क्वेश्चन 10, मैंने जानबूझ के सिर्फ सीडीसी डाले थे, उसमें बीडीज नहीं डाले थे। अब सवाल में बीडी भी आ गया। अब जरा सबकी टेंशन चाहिए थोड़ी सी। अब मोहतरम पहले तो चलते हैं लॉजिक पे। पुराना पेएबल इस साल एक्सेलेंट पे होगा, तो आपको पता है पेमेंट के लिए ये वाली साइड है, वो पुराना पेएबल तो पे करे ना यार। पिछले साल के दिसंबर का रेंट पेएबल है 3 रुपए, वो 3 रुपए उसको दे दें यार खुदा के लिए। नहीं मुझे तो ये ज्यादा आसान बात लग रही है यार। एक मिनट रुक जाए सारे। ये मेरे ख्याल से पिछले दिसंबर का किराया होगा, आखिरी महीने का। तो पिछले साल दिसंबर का आखिरी महीने का किराया था 3 रुपए, तो 1 जनवरी 18 को ये पेएबल था। 2 जनवरी 18 को वो आया, कहता है यार मुझे किराया दो प्लीज। इनको छोड़ें, आप लोग देखें, इनको कभी कभी होता है ऐसा। तो ये 2 जनवरी को आया, कहता है आपने कहा हाँ यार वो 3 पिछले साल का पेएबल है। आई एम टॉकिंग वेरी सिंपल थिंग्स, मैं कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर रहा। तो पुराने पेएबल को क्या कर दें? पे कर दें। अच्छा अब इस अकाउंट में ना असल में अगर आप डीप डाउन जाके सोचें तो ये किराए आम तौर पे ना आखिरी महीने के पेएबल होते हैं। ये दिसंबर का पेएबल होगा, ये भी दिसंबर का पेएबल होगा, लेकिन लड़ के हमने शायद किराया कम करवा लिया इसलिए 1 रुपए किराया। ये दिसंबर 18 के महीने का किराया होगा जो पेएबल होगा। अब इस अकाउंट में ना 2 चीजें, एक चीज मिसिंग है। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सारी चीजें मिसिंग है, क्योंकि वो साथ साथ खर्चे में भी जाती जा रही होंगी और पे भी होती जा रही होंगी। साथ साथ खर्चे में भी जाती जा रही होंगी, पे भी हो रही होंगी। और दोबारा उल्टा के इसने साल के एंड पे लाके खड़ा कर दिया है। मेरा ख्याल है, हो सकता है ये बात सही ना हो, मेरा ख्याल है कि ये दिसंबर 18 के महीने का पेएबल है। दिसंबर 18 के महीने का 1 रुपया को किराया ये पेएबल है। तो ये पेएबल जो दिसंबर 2018 के महीने का है, ये पेएबल जो दिसंबर के महीने का है, ये पेएबल पे कब होगा? तो इस साल किसमें जाएगा? खर्चे में। इस साल किसमें जाएगा? तो दोनों को अलग अलग लेके चले ना। ब्रॉड डाउन को अलग सलूक करें, कैरी डाउन का अलग सलूक करें। आप मिक्स करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल क्या कह रहा हूं, ब्रॉड डाउन के साथ जो करना है वो करें, क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं होती कि 6 साल बाद पे होना है। ये 3 ये करंट लायबिलिटी होती है, फौरन पे करना होता है। तो फौरन पे किया 3। अब असल में इन अकाउंट्स को कहते हैं अधूरे अकाउंट।
कि पूरे साल का रेंट एग्रीमेंट दिया नहीं, तो अधूरे अकाउंट से फिर कलाबा ही मिला सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं? अधूरे अकाउंट से अधूरी अधूरी बातें करके समझा सकता हूं मैं। तो मैं जो यहां समझाना चाह रहा हूं वो जरा गौर से सुनना है आपने। पुराना पेबल कितना था? 3। पुराना पेबल इंशाल्लाह इस साल पे होगा, क्योंकि ये करंट नेचर के अकाउंट है, साथ साथ खत्म होते रहते हैं। अच्छा, हमारे साल के एंड पे पेबल कितना है? ये पे कब होने? ये उस 3 में से एक नहीं है, ये उस 3 में से एक नहीं है, क्योंकि लोग इतने लॉन्ग टर्म किराए पेबल नहीं रखते, ये रेंट पेबल करंट नेचर के अकाउंट होते हैं। हमारे साल के एंड का पेबल क्या आ गया? अच्छा, ये कब पे होने? अगले साल। जब ये पे होने अगले साल, तो खर्चे में किस साल जाने? इस साल। अब ये भी मेथोडोलॉजी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन माजरत के साथ मैं अव्वली बात पे आने लगा हूं। पेपर में टाइम सेव करने के लिए लॉजिकल बात मुझे ये लगती है, और यही ज्यादा लॉजिकल बात है। पेपर में टाइम सेव करने के लिए कोई हरज नहीं कि आप देख लें P&L बैलेंसिंग आ रहा है या कैश आ रहा है, कोई हरज नहीं, बिल्कुल कोई हरज नहीं। पेपर में नेट करके चल सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंट में इधर क्या आता है और इधर क्या आता है? कैश। आप बता दें बैलेंसिंग किस साइड पे आ रहा है? किस साइड पे आ रहा है? अब इस साइड पे बैलेंसिंग आ रहा है, याद रखिएगा एक्सपेंसेस की इस साइड पे कैश आता है। तो अगर आपने नेट करके चलना है तो ये समझ लें 2। लेकिन ये पता है अजीब सी बात होगी, पेपर में 100% मार्क्स मिल जाएंगे। बात पता है क्या अजीब सी होगी कि 3 रुपए किराया देना था, उसमें से 2 रुपए किराया दे दिया, ये 1 रुपए पता नहीं कब देने हैं, और ये क्या चीज है पता नहीं क्या है। तो ये इस तरह की चीज देखने में लग रही है, बट ठीक है, कोई मसला नहीं। खैर, तो नेट भी किया जा सकता है जिस तरह मैंने किया है, अलग अलग भी किया जा सकता है। अब मोहतरम, करंट टैक्स की वर्किंग में मैं यहां पे वो जो रूल लिखवाया था वही ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि अब करंट टैक्स की वर्किंग में सोचने का मार्जिन नहीं है ज्यादा। अब करंट टैक्स की वर्किंग में सोचने का और लॉजिक का मार्जिन बहुत कम रह गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिगर्स को क्या कर दिया है? नेट कर दिया। अब करंट टैक्स की वर्किंग में ये वाली चीज यूज कर लेते हैं, क्योंकि वरना बड़ा टाइम लग जाना सोचने में। बोलें जी, क्या करें करंट टैक्स की वर्किंग में? इन करंट टैक्स वर्किंग, रिवर्स इनकम्स और expenses. Unluckily there is no expense. Unluckily there is no expense. And record payment. What is the payment? अच्छा, वैसे एक चीज सोचें, 2 रुपए पे हो गए तो लिखा हुआ था it is deducted when paid, तो पेमेंट रिकॉर्ड कर दें। वो तो लाइन पहले सवाल में लिखी हुई है। 2 रुपए पे हो गया ना, तो सवाल ने क्या लिखा हुआ था? रेंट इज अलाउड ऑन, तो पे हो गया तो माइनस कर दें, खत्म बात। पे हो गया कर दो माइनस। यही सोचा था पिछले साल के पे होगा तो माइनस कर देंगे, पिछले साल यही सोचा था पे होगा तो माइनस कर देंगे, कर दे माइनस। बोले क्या नाम रखूं? कितना? 2। अच्छा, अगर कोई ऐसे करता है ना, कोई ऐसे करता है कि पहले पेएबल पे कराएगा और ये वाला पेएबल कब पे होगा? तो खर्चे में किस साल जाएगा? इस साल। तो फिर क्या करेंगे आप? यार फिर भी वही हो जाएगा ना, फिर भी कट कटा के तो 2 ही बचने उधर, फिर भी खर्चा उल्टाएंगे और पेमेंट, तो वही -2 आ गया, तो नेट तो वही आ जाएगा। इसलिए शॉर्टकट करें, दोनों का बैलेंसिंग ले लें, ये बैलेंसिंग यहां लिख, शॉर्टकट चला लें। हाँ, दूसरा तरीका भी कर सकते हैं 100%, वो ज्यादा लॉजिकल है वैसे। अच्छा, अब हमने क्या कराया जी? पेबल को पे कराया है? नहीं, हमने ओपनिंग क्लोजिंग पेबल देखे हैं और पेपर में जहन में सोचा है यहां खर्चे आते हैं, यहां पेमेंट्स आती हैं, तो खर्चे खुर्चे हैं कोई नहीं, पेमेंट्स डाल दे। वैसे ऐसा बिजनेस में होता नहीं है कि खर्चे ना हो, लेकिन मजबूरन हमने उठा के यहां क्या डाल दिए? बोले पेमेंट डाल दी। शुक्र है जी, बात ओवर हो गई। अब पॉइंट नंबर 3 में आए और आप हिम्मत करें और इंशाल्लाह ये अकाउंट अब आप खुद बनाएं, ट्राई करें। अच्छा यार सॉरी, एक चीज तो रहेगी ना, 18 का डेफर्ड भी तो फारिग कराएं। क्लोजिंग पेबल कितने हैं भाई? बैलेंस शीट में से क्लोजिंग जाते हैं, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज हम कर रहे हैं। रेंट पेएबल, क्लोजिंग 1, लेकिन टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? ये जरा नोट कर लें, फिर आगे चलिएगा। और रूल नंबर 3 लगेगा, 1 बन जाएगा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कमाल हो जाए अगर आप करंट और डेफर्ड दोनों सही कर लें, एडजस्टमेंट 3 की, अलॉन्ग विद सारा सोचना जो मैंने साथ साथ सोचा है। इतना टाइम नहीं होता सर।
अच्छा टीचर वैसे आपस में कभी कभी बैठ के पता क्या बातें कर रहे होते थे कि अपने ज़माने में जब हम पढ़े होते थे ना तो इस चीज़ पे कहते थे चलो यार रट्टा मार लेते हैं, लेकिन अब पढ़ाने जाने कल तो टीचर आपस में बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं। ओके, कभी आए आप लोग टीचर्स की बातों में? ट्राई करें। एक टीचर दूसरे को कह रहा होता है आज इस एडजस्टमेंट में क्या गोली कराई क्लास को, दूसरा कहता है ये गोली कराई। ओके, तो सही है ना, गोलियां करानी पड़ती हैं कई जगह। वर्किंग 3 नहीं गोलियां नहीं करानी, सीए करना है। चलें जी, वर्किंग 3। असल में ना देखें, लॉजिक हर चीज की बताई जा सकती है अगर सिलेबस का टाइम इजाजत दे। टाइम ही इतना ज्यादा लग जाता है चीजों को खत्म करने में कि कुछ जगहों पे फिर शॉर्टकट बताने पड़ते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेंस इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। पहले तो ये बता दें, इंश्योरेंस इनकम है हमारी, एक्सपेंस है, पेमेंट होनी है, एक्सपेंस है। और प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। 31/12/17 का प्रीपेड 4 और 31/12/18 का प्रीपेड 5 और 1 जनवरी 17 ओपनिंग प्रीपेड 0। अच्छा चलें, इस बात को साइड पर रखें। प्रीपेड कार्ड आपको पता है इस साल आप खरीद चुके होते हैं, कैश पे कर चुके होते हैं। अच्छा, अब लॉजिक पे थोड़ा सा सोचें, लॉजिक पे यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ताकि P&L कैश है। वैसे तो एक बात बता दूं आपको, ये वाली साइड कैश के लिए है, आपको पता है एक्सपेंसेस अकाउंट में यहां कैश आता है, ये भी याद रखा करें, ये वाली साइड कैश के लिए। लेकिन वैसे जरा लॉजिकली सोचें, प्रीपेड इस साल पे हो गया, अगले साल प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो खर्चा भी बुक कर लेंगे। तो प्रीपेड इस साल पे हो जाता है, अगले साल किस में जाता है? खर्चे में जाता है। तो लॉजिकली भी यहाँ कैश ही आना चाहिए। और वैसे भी हमें पता है एक्सपेंस अकाउंट में इधर कैश आता है। कितना हो गया जी? 4। अब पहला साल पूरा कर लेते हैं। अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट, प्रीपेड अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट 4। टैक्स वाले कौन सी दुनिया में ले गए हैं? इंश्योरेंस इज अलाउड ऑन पेमेंट बेस, तो टैक्स बेस बोलें, क्लियर? अच्छा जी, अब मोहतरम प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, लायबिलिटी है? एसेट है। अब मैं बिल्कुल रट्टा लगवा रहा हूं, वो जो याद करें, मैं अभी सोचवा नहीं रहा, टाइम नहीं है, वरना परसों वाला लेक्चर रिवाइज कर लें जाके। मुझे बता दें, रूल 1 लगेगा, रूल 3? 1 और 3 ज्यादा लगते हैं, बाकी तो लगते भी नहीं। रूल 1, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज देन इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। असल में वजह पता है क्या बताई थी टैक्सेबल क्यों है? ये 4 पे इस साल हो गया, अगले साल जाएगा खर्चे में, तो टैक्स वाले कहेंगे खर्चा तो पहले तुम्हें माइनस करने दिया था जब पे कर दिया था तुमने, तो इसलिए ऐड कर दो, तो इसलिए अगले साल टैक्सेबल होगा। फिर छोड़े पर। अच्छा जी, करंट टैक्स की वर्किंग में पहले तो हमने रट्टा लगाना है सोचे बगैर। हाउ टू टैकल द क्वेश्चन वाला एक पेज है हमारी किताब में, वहां ये लिखा हुआ है रिवर्स द एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड द पेमेंट। पहले तो रट्टा लगा देते हैं करंट टैक्स में, रिवर्स द एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड द पेमेंट। इंश्योरेंस पेमेंट हो रही है या खर्चा आ रहा है? रिकॉर्ड पेमेंट्स के साइन के साथ होती हैं, नेगेटिव साइन के साथ। अब लॉजिकली सोच लेते हैं, क्योंकि इसमें BD-CD कुछ ज्यादा नहीं है, तो लॉजिकली सोच लेते हैं। अकाउंटिंग वालों ने इस साल खर्चा बुक नहीं किया, बेशक देख लें व्हाइट बोर्ड पे, अकाउंटिंग वालों ने खर्चा बुक नहीं किया। टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज अलाउड व्हेन पेड, बोलें। अकाउंटिंग वालों ने खर्चा माइनस नहीं किया, टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज अलाउड व्हेन इट इज पेड। माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलें जी, ये बात तो सारी लॉजिक्स के साथ होगी, लेकिन अगले साल ऊपर ऊपर से काम चलाएंगे विदाउट लॉजिक्स। अच्छा, ये कैरी डाउन क्या बनेगा जी? 1 जनवरी 18 का ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रीपेड 4, क्लोजिंग प्रीपेड 5। अच्छा, अब अगर ज्यादा टाइम है पेपर में सोचने का, तो ये प्रीपेड पिछले साल पे हुआ था, इस साल P&L में जाएगा, और ये वाला कोई और प्रीपेड है, ये अगले साल P&L में जाएगा, इस साल पे हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है कि इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें, लेकिन नेट करके भी हो सकता है। अब जरा नेट करके बताएं
कि कौन सी साइड बच रही है, डेबिट साइड पे आना है 1। अगली बात सोच के बता दें, ये साइड किसके लिए है, कैश के लिए या P&L के लिए, कैश के लिए। ओके, अब आप मुझे बता दें हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस में क्या सीखा था, सबर वाले में हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस हमने सीखा था इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स P&L वो है नहीं, एंड रिकॉर्ड पेमेंट, पेमेंट्स के साइन के साथ रिकॉर्ड होती है, नेगेटिव साइन के साथ। इस वजह से हम यहाँ 1 क्या कर देंगे, माइनस। इट्स ओवर। अब आ जाएं, 1 मिनट, अब आ जाएं क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड इधर इधर इधर, ये वाला क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस शीट में भी तो जाना है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना जी, 5। टैक्स वाले कौन सी दुनिया में है, रूल 1 लगेगा। एक्रूअल प्रीपेमेंट वैसे हर दफा ही सोचवाती हैं, आज भी सोचवाया, लेकिन वो जो हाउ टू टैकल वाली बात अगर याद हो तो जरा आसान है। हाँ, TTD, टैक्सेबल टेम्परेरी। चलें जी, शुक्र है 6-7 मिनट मिल गए, नोट भी आराम से बन जाएगा, DTL का अकाउंट भी बनाना है। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है 6 मिलियन और 8 मिलियन, इट इज एग्जाम्प्ट यार, लेकिन ये रिसीवेबल नहीं है कि आप इसको डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में भी लेके जाएं। बस अदर इनकम में पड़ा हुआ है डिविडेंड, और ये क्या है, एग्जाम्प्ट है, लेस कर दें बस, लेस डिविडेंड इनकम ब्लू मार्कर से, क्योंकि एंड पे या रेड मार्कर से इसने मसला डालना है एंड पे रिकॉन्सिलेशन में जी। 6 और 8। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, सवाल खत्म होने की तो जा रहा है। बताएं जी। 1110 अच्छा, टैक्स रेट ना दोनों सालों के डिफरेंट है। 2018 का कितना है, 35%। अच्छा, एक काम आप करें, आप मेरे साथ, मैं आपको ना इंशाल्लाह अगली क्लास में ये दोनों टी काउंट कराऊंगा रिवाइज, इसकी तस्वीर खींच के ले आऊंगा स्क्रीन पे, ये दोनों टी काउंट्स रिवाइज करवाऊंगा। अब आप लोग ना पिछले सारे जो हमने पढ़ा है उसको वॉश कर दें, और वॉश करके ये जरा मेन सवाल की तरफ आ जाएं, ताकि रेट चेंज की जो चीजें हमने सीखी थी ना वो कहीं आपकी गड़बड़ ना हो जाए। रेट चेंज की चीजें जरा रिवाइज होने लगी हैं। पहले तो नॉर्मल काम करें, करंट टैक्स की वर्किंग में दोनों सालों का अपना अपना रेट है, दोनों सालों का अपना अपना रेट बताएं जी। 35% और 30%, 35% और 30% जी। 30.3 1 TTD। अच्छा, इस साल का रेट क्या है, 30% कितना आ गया, 0.3 4 TTD। इस साल का रेट क्या है यार, रेट ने को फटा डाला, मैं खुद बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ रेलिवेंट ईयर्स के रेट बताएं। 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, DTL। रिक्वायरमेंट में अलग अलग निकला हुआ है, लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में, सही कह रहे हैं भाई, अलग अलग लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अब टाइम नहीं है मेरे पास, रिक्वायरमेंट में अलग अलग निकालना है। कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट फॉर ईच टेम्परेरी डिफरेंस, रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग अलग निकालना है, पर टाइम नहीं छोड़ें। अच्छा, यानी इन दोनों को निकालें, इन दोनों को निकालें, रिक्वायरमेंट ये कह रही है। ओवर जी, डेफर्ड टैक्स का टी काउंट बनाएं, डेफर्ड टैक्स का टी काउंट बनाएं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी काउंट। अच्छा यार, एक बात याद रखिएगा, 1 जनवरी 17 का मैं BD 0 ले रहा हूं क्योंकि बिजनेस ही नहीं था। अच्छा जी, अब यार नोट नहीं करना, अब 2-3 मिनट देने हैं जरा। 31/12/17 का कैरी डाउन 0.3, 31/12/18 का कैरी डाउन 1.4। क्या इस कैरी डाउन को क्या बनाएं, कितना, 0.3। ओके, GT बोले 0.3। अब एक मसला आएगा, ये वाला 0.3 30% पे है, और ये वाला 1.4 35%। क्लियर? अब इसे खुद ही पूरा कर लें, दो DT ले आए, जल्दी करें, रिवीजन हो जाएगी, जल्दी करें।
बना लिया, बना लो बना लो। ओके, ओपनिंग क्या है? अब उर्दू के फिगरे पेपर में लिखने नहीं है, ज़बानी सोच लें। ओपनिंग क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को 5% से बढ़ा दो। लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सी साइड टीचर बताते थे? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पर DTE 0.3 पड़ा हुआ है, 30 पे हमें चाहिए 5, 0.5 और DTE बैलेंसिंग आ जाएगा। नहीं, दूसरी साइड पे नहीं, इधर ही 1.05। क्लियर? एक से 1.5 मिनट लीजिएगा नोट बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं। एग्जाम इनकम्स भी हैं, एग्जाम इनकम्स भी हैं। 1 से 1.5 मिनट लीजिएगा नोट बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं। जी, कौन सा साल है? चलें ठीक है, मेरे साथ चलें। 30.3 और 40.6। DTE रिकॉर्डिंग वाले साइड है 0.3, 0.3 इधर 1.05 में जरा जमा करें। 0.05 1.1 दोनों को ना जमा करके यहाँ लिखना होता है। 1.1 41.30.6 रिकॉन्सिलिएशन PBT रेट 35%, कैलकुलेटर 43 33। ओके, चलिए पहले डिविडेंड कर लें, 6 और 8 का डिविडेंड 6 इंटू 35% और 8 इंटू और लेस होता है डिविडेंड 2.4। आप मोहतरम बता दें, सुबह से हम लगे हुए हैं इस 0.05 को। आपको याद है सुबह क्लास में 6 इस साइड पे आ रहे थे, नेगेटिव लिखे थे। 1 मिनट के लिए अटेंटिव रहे, आप 6 इस साइड पे आ रहे थे, नेगेटिव लिखे थे, लेकिन अब रेट चेंज वाला इफेक्ट इधर आ रहा है तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन ये तो रटा हो गया। टैक्स क्या होता है? खर्चा। तो ये भी कौन सी साइड है? खर्चा। तो खर्चे में खर्चा ऐड कर दें, लेकिन इस साल मसला है, इस साल तो नहीं आया था। 0.05 ये रिकंसाइलिंग आइटम का नाम क्या है? रेट चेंज का इफेक्ट। अब अलग रेट टैली कर दे जी। 41.7 30.6। ठीक है जी, पॉज करके नोट कर लें। और कोई नहीं, बस ठीक है। पास पेपर क्वेश्चन 5 आप खोलना, उसमें भी रेट चेंज है, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। करो उधर करो, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें। तो बस होमवर्क में पास पेपर क्वेश्चन 5 है, जाएं। कल नहीं मिलना। मंडे के टेस्ट में IAS 12 और एथिक्स होगा। जितना IAS 12 पढ़ लिया और एथिक्स, 2 चीजें हैं। फिर अगले संडे को कर लेते हैं इंशाल्लाह क्लास। टेस्ट में IAS 12 और एथिक्स मंडे को।